हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री का जो सेकंड टॉपिक है कैटालाइसिस, ओके, उत्प्रेरण का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो उत्प्रेरण में हमने सबसे पहले तो ये देख लिया था कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा स्वयं संगठन एवं भार की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। ओके, और इनके द्वारा संपादित यह अभिक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है, कैटालाइसिस कहलाती है। ओके, अब कैटालाइसिस में हम देखते हैं एक प्रकार समांगी उत्प्रेरण। कौन सा? समांगी, होमोजीनस कैटालाइसिस। ठीक है, तो होमोजीनियस कैटालाइसिस में हम क्या देखेंगे? तो देखिए आप, किसी भी रिएक्शन में एक तो होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद, और एक बीच में जो एरो के ऊपर हम लिख देते हैं वो होता है उत्प्रेरक। अगर अभिकारक द्रव अवस्था में है, उत्पाद भी द्रव अवस्था में है, और इनका उत्प्रेरक भी अगर द्रव अवस्था में हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकृति का उत्प्रेरक हो, यानी जिस अवस्था में उत्प्रेरक हो, उसी अवस्था में यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों हो तो फिर वो कहलाएगी समांगी उत्प्रेरण। ओके, और अगर ऐसा हो कि उत्प्रेरक की अवस्था तो अलग है, जैसे ठोस है या द्रव है, लेकिन अभिकारक और उत्पाद की अवस्था क्या है, इससे भिन्न भिन्न है, तो फिर वो कहलाएगा विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं समांगी उत्प्रेरण। तो समांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक उसी अवस्था में होता है जिस अवस्था में क्रियाकारक और क्रियाफल यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस फेज में या जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में क्या होगा, आपका उत्प्रेरक होगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH3 COO C2H5, ये एस्टर है। इस एस्टर की रिएक्शन हम H2O से कराएं तो हम जानते हैं ये भी लिक्विड स्टेट में है और ये भी लिक्विड स्टेट में है, दोनों लिक्विड है। इन दोनों की रिएक्शंस के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए वो होता है H2SO4, वो भी किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। और फिर जो प्रोडक्ट बनने वाले होते हैं, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होगा CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH एथेनॉल। ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है। तो बताओ, सभी लिक्विड स्टेट में जो उत्प्रेरक है वो भी लिक्विड और रिएक्टेंट भी लिक्विड और प्रोडक्ट भी लिक्विड, यानी सभी एक स्टेट में है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण या होमोजीनियस कैटालाइसिस। ओके, अब बात करते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसका फर्स्ट एग्जांपल नोट कर लेना आप। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया अपन ने एसिडिक मीडियम में, तो वह क्या होगी, हमारी समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके। तो ये किस स्टेट में होता है, गैस। ये भी क्या है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैसियस स्टेट में। और यहां पर एक कैटलिस्ट लेते हैं, वो है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैसियस स्टेट में है। ओके, गैस। तो इन दोनों की रिएक्शन से बनता है 2CO2, ये भी कौन से स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो अपने है वो आपके हो गई समांगी उत्प्रेरण रिएक्शन।
ओके, तो समांगी में कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपन विषमांगी उत्प्रेरण की। ओके, तो विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होगा, उत्प्रेरक की जो प्रावस्था है वो क्रियाकारकों और उत्पादों से क्या होगी, भिन्न होगी। ठीक है, जो कैटेलिस्ट है उसकी जो फेज है या स्टेट है वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज से या स्टेट से क्या होगी, डिफर होगी, अलग होगी। ओके, तो वो कहलाएगा विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे विषमांगी उत्प्रेरण का हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2H2 प्लस O है ना, 2H2 प्लस O। इसकी रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में करें, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम क्या है, मेटल है, तो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड। ओके, जबकि ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ओके, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। और इन दोनों की रिएक्शन से 2H2O बनेगा। ये जो वाटर बना है ये वाटर वेपर फेज में रहेगा। ठीक है, स्टीम बनेगी, सॉरी इसकी क्या बनेगी, स्टीम। ओके, तो भाप बनेगी इसकी। तो भाप भी क्या है, गैसीय अवस्था है। तो यानी ये भी गैस और ये भी सब क्या है, गैस अवस्था में। और ये किस अवस्था में आ गया, सॉलिड स्टेट में। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक तो ये वाला एग्जांपल नोट कर लेंगे अपन, और एक अपन हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखते हैं उसको भी। हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण, तो जैसे N2 प्लस 3H2 ये आपस में रिएक्शन करते हैं Fe चूर्ण की उपस्थिति में। आयरन पाउडर या आयरन डस्ट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं और इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं अमोनिया का। ओके, ये अमोनिया का जो फॉर्मेशन हुआ है ये भी गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट, अमोनिया भी गैसियस स्टेट, लेकिन Fe जो है वो सॉलिड होता है क्योंकि Fe क्या है, मेटल है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कैटेलिस्ट था उसकी स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अलग है, इसलिए ये कहलाएगा आपका विषमांगी उत्प्रेरण। ओके, तो ये हमारे कैटालाइसिस का काम कंप्लीट। हाँ, एक चीज मैं आपको यहीं और बता दूं कि दो वर्ड आपको और सुनने को मिल सकते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। ओके, तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, एक मिनट में अपन देख लेंगे। कि मान लीजिए यही रिएक्शन लेते हैं अपन, ठीक है, और बहुत आराम से रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, Fe की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, यानी रिएक्शन और ज्यादा जल्दी होने लगे, ठीक है, तो हम इसमें एक मॉल्बिडेनम ये इसमें ऐड कर देते हैं। तो मॉल्बिडेनम क्या करता है, इस Fe जो चूर्ण है, लौह चूर्ण, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, यानी इसकी कैपेसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसलिए इसको नाम देते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ओके, अगर इस रिएक्शन में मॉल्बिडेनम डाल दिया तो अभिक्रिया में रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए हमने इसको उत्प्रेरक वर्धक ले लिया। अगर मैं इसको डालने की जगह अगर यहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसके अंदर डाल दूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इसका मतलब क्या है, इसने तो रिएक्शन के लिए विष का काम किया, पॉइजन का काम किया, तो इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक विष, कैटालाइटिक पॉइजन। ओके, तो उत्प्रेरक को सपोर्ट करने वाला है तो उत्प्रेरक वर्धक, और उत्प्रेरक की एक्टिविटी को कम करने वाला है तो उत्प्रेरक विष। ओके, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी उत्प्रेरक विष का काम कर सकता है। एक होता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वो
वो भी उत्प्रेरक विष का काम करती है। यहाँ पर अपन देखते हैं Fe के साथ अगर हमने क्या लिया था वर्धन के लिए मोल्बिडेनम, वो काम करता है उत्प्रेरक वर्धक का। और एक डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी उत्प्रेरक वर्धक का काम इसी रिएक्शन में कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा आपको बता दी। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे कैटेलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें कि उत्प्रेरक ठोस हो तो इसके ऊपर आने वाले जो अभिकारक होंगे, रिएक्टेंट होंगे, वो ठोस नहीं होना चाहिए, द्रव हो या गैस हो। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, विषमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। ओके, तो यहां पर विषमांगी उत्प्रेरण की बात कर रहे हैं तो उत्प्रेरक सॉलिड स्टेट में हो और जो अभिकारक यानी रिएक्टेंट आ रहे हैं वो या तो लिक्विड हो या गैस हो। तो देखिए मैंने यहां पर ये उत्प्रेरक लिया। ओके, इस उत्प्रेरक के ऊपर मान लीजिए कोई गैस का एक अणु आकर के बैठ गया यानी हाइड्रोजन। ओके, और इसी के पास एक और अणु आकर के बैठ गया, कौन सा, क्लोरीन। हाइड्रोजन और इसी के पास कौन आकर बैठ गया, क्लोरीन। तो देखो जैसे ही हाइड्रोजन यहां पर आकर के एकदम से अधिशोषित होता है, ऊर्जा निकलेगी और वो निकलने वाली ऊर्जा हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, बंध है, उन्हें तोड़ने में मदद करेगी। ऐसे क्लोरीन आके चिपकेगा तो Cl2 में Cl के बीच जो बॉन्ड है उन्हें तोड़ने में भी कौन सी ऊष्मा मदद करेगी, अधिशोषण ऊष्मा। तो जैसे ही कोई पदार्थ चिपकता है एक ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का नाम है अधिशोषण ऊष्मा। ओके, और अधिशोषण ऊष्मा को ही अधिशोषण एंथैल्पी भी बोलते थे। ओके, तो इस एंथैल्पी को कौन गेन कर लेगा, वो मॉलिक्यूल, और वो अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नए बंधों का उसमें निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, तो अधिशोषण एंथैल्पी का मान जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। यानी हम ये कह सकते हैं प्रोसेस क्या होता है समझें। मान लीजिए ये एक हमारा कैटेलिस्ट है, एक उत्प्रेरक है, इसे मान लें आप ये एक उत्प्रेरक है। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है फ्री वैलेंसीज यानी मुक्त बंध है। ठीक है, तो किसी भी जो उत्प्रेरक में जितने ज्यादा मुक्त बंध होंगे उतना ज्यादा उसकी कैटेलाइसिस पावर यानी उत्प्रेरण क्षमता होगी। सपोज करो इस ठोस उत्प्रेरक की सतह पर A और B दो अणु जाकर के जुड़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले A और B यहां से मूवमेंट करते हुए यहां तक पहुंचे, तो A और B की इस गति को नाम दिया जाता है विसरण। ओके, तो विसरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत हम जो पढ़ रहे हैं उसमें पहला पॉइंट तो होता है हमारा विसरण, दूसरा पॉइंट होता है हमारा अधिशोषण, तीसरा पॉइंट होता है हमारा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण, और चौथा हमारा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारा होता है विशोषण, और पांचवा हमारा पॉइंट होता है विसरण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, A और B दो प्रकार के अणु हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करना चाहते हैं और इनको रिएक्शन करने के लिए एक स्थान चाहिए यानी एक सरफेस चाहिए जिसके ऊपर ये बैठ जाए और रिएक्शन स्टार्ट करें। तो इसके लिए ये A और B इस उत्प्रेरक की सतह पर जाकर के अधिशोषित होते हैं। तो पहले ये यहां से मूवमेंट करते हुए गए और इस मूवमेंट को मैंने नाम दे दिया विसरण। तो ये विसरण किसका हुआ, अभिकारक के अणुओं का। और कब हुआ, अभिक्रिया होने से पूर्व, यानी अभिक्रिया भी नहीं हुई है, उसके पहले ये विसरित होकर के कहां पहुंच गए, इसके बाद।
अब सेकंड पोजीशन देखिए, इसके बाद की क्या हुई कंडीशन कि ये ए और बी यहां जाकर के चिपक गए इसकी सतह पर। तो बताओ यहाँ पे मुक्त संयोजकताएं थी, फ्री वैलेंसी, इसलिए यहां पर ये जाकर के अधिशोषित हो गए। फिर क्या हुआ, जब ये यहां अधिशोषित हुए तो इनके जुड़ने से यहां पर जैसे ही जाकर के ये अटैच हुए वैसे ही यहां से एक ऊर्जा यानी ऊष्मा निकली और उस ऊष्मा का नाम है अधिशोषण एंथैल्पी। और उस अधिशोषण एंथैल्पी ने ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड थे, यानी जैसे मान लीजिए ये H2 था, ये एक सेकंड के लिए मैं आपको H2 लिख देता हूं, ये H2 था, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करी किसने, अधिशोषण ऊष्मा ने। ओके, तो अभी यहां पर वापस मैं बता देता हूं, ए और बी क्या होंगे, अधिशोषित। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेप कहलाएगी अधिशोषण। ठीक है, अब ये दोनों जब पास पास आ चुके थे तो इनके बीच में नए बंध का निर्माण होना शुरू हो गया, यानी मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण हुआ। कब, तीसरी स्टेप में आकर के, यानी इन दोनों के बीच में नया बंध बनने लगा। पहले ए बी का कोई आपस में संबंध नहीं था, लेकिन अब ए के साथ कौन जुड़ने लग गया, बी। ओके, अब देख लीजिए यहां पर ये कंप्लीटली जुड़ गया है और यहां से अब ये यहां से हटना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको हम नाम देंगे विशोषण, यानी ये यहां से इससे टूट करके अलग हो जाएगा। तो ये टूट करके यहां से अलग हो गया, तो इसको अपन यहां अलग ही बना सकते हैं कि ये अलग हुआ है जस्ट अभी अभी, और इसलिए इस प्रोसेस को नाम दे दिया मैंने विशोषण। अब इसके बाद क्या होगा, ये यहां से दूर जाएगा। अगली स्टेप देखें, ये यहां से दूर निकल के इधर आ गया, तो ये क्या हुआ, इसकी सतह को छोड़ करके दूर जा रहा है, यानी दूर जाना या पास आना, यानी मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट हो रहा है तो हमने नाम दे दिया विसरण। ओके, तो यहां पर बात क्लियर हुई कि अधिशोषण सिद्धांत में सबसे पहले तो अभिकारक का अधिशोषण होता है, फिर उसके बाद उनके बीच में नए बॉन्ड का निर्माण होता है, फिर उसके बाद वापस से वो अलग हट जाते हैं और फिर लास्ट में वो दूर चल जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, इनका मूवमेंट होना, फिर अधिशोषण होना, मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होना, विशोषण होना और फिर लास्ट विसरण होना। तो ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया अधिशोषण सिद्धांत। किसका, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत।